ऐसे ऐसे लोग तैयारी करने आते हैं, इनकी माएं दूसरों के घर में बर्तन मांज रही हैं। हर बच्चे का सपना है कि अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाए। शायद मोदी जी भी अगर किसी के माँ बाप रहे होते तो उनको शायद ये बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ खड़े कर दिया आपने। ये कहना बड़ा आसान है कि लोन मिल जाएगा, बिजनेस कर लो, लेकिन एक गांव का आदमी लोन लेने से भी डरता है, आप समझते होंगे। तो आदमी को यही लगता है कि एक सरकारी नौकरी ही एक रास्ता है जिससे मैं अपने घर के स्टेटस को बदल सकता हूँ, और कोई रास्ता नहीं। तो आपको लगता है कि आपने जो क्रांति की शुरुआत की है कि मोदी जी रोजगार दो, कोई बदलाव आएगा? लगता है वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो मैं अभी भी लोगों को यही कहता हूं कि वक्त जैसा भी है गुजर जाएगा। मुखर्जी नगर में रह के पढ़ाई भी की है और आप अब छात्रों को पढ़ा भी रहे, तो एक जो मेंटल ट्रोमा होता है कि बहुत सारे छात्र उधार लेके भी आते हैं, एक लंबा समय बीत जाता है, तो किस तरह की मेंटल ट्रोमा से गुजरना पड़ता है? देखिए, वही उन्हीं बच्चों के बारे में हमने जिक्र किया कि ऐसे लोग ही हमें मैसेज करते हैं। एक शिक्षक का एक फर्ज बन जाता है कि सर मैं सुसाइड करूं, मैं क्या करूं। ये नौबत है, मतलब कि लोग डायरेक्ट ये बोलते हैं क्योंकि एक एग्जाम की तैयारी करते हुए उनको 4-4 साल हो गए। हमारे खुद के दोस्त भी ऐसे हैं जो कभी 1 नंबर से रह जाते हैं, कभी आधे नंबर से रह जाते हैं। 4 साल 5 साल तैयारी करते हुए हो गए और अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। और मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो पढ़ने में वाकई बहुत अच्छे थे, जिन्होंने ग्रेजुएशन में भी बहुत अच्छे नंबर लेके आए। तो इतना बुरा हाल लोगों का हो गया है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं। आप देखिए, अगर ये पिछले 5 साल का रिकॉर्ड अगर सरकार दे दे कि कितने लोगों ने सुसाइड किया, तो इनको पता चलेगा कि किसान और बेरोजगार सबसे ऊपर है। पर आपको मालूम होगा कि अभी सरकार ने बेरोजगार भी या किसान, किसी भी तरीके के जो भी लोग सुसाइड करने हैं, उनका रिकॉर्ड देना बंद कर दिया है। तो पता ही नहीं चल पा रहा कि कितने लोग इस चीज की वजह से मर रहे हैं, कितने लोगों का घर बर्बाद हो रहा है। करेगा क्या आदमी? 18 से 24-25 साल की उम्र लगातार 5-6 साल तैयारी करते हुए हो गई, उसके बाद वो कुछ और करने लायक रहता नहीं, करे तो करे क्या? इतना पढ़ गया, पढ़ लिया, पढ़ लिख के भी अब क्या करे? पढ़ लिख के ऐसा नहीं, अब मोदी जी कह दे रहे कि अब तुम पकौड़े की दुकान खोलो। अगर पकौड़े की दुकान का ही प्लान था तो वो 8वीं क्लास करके भी खोल देता। आप बताइए, कोई ग्रेजुएट हो गया, मान लेते हैं वो पकौड़े की दुकान भी खोल लेता है। और एक बंदा था मोहल्ले का 15 साल का जिसने 10th भी पास नहीं किया और वो भी पकौड़े की दुकान उसकी पहले से चल रही है 2 साल। अब आप बताइए दोनों कैसा महसूस करेंगे? ओहो, उसको लोग किस गंदी नजर से देखेंगे। तो ये कह देना बहुत आसान है कि पकौड़े की दुकान खोल लो। मोदी जी ही क्यों पीएम बने थे? सपने टूट जाते हैं। बिल्कुल, वो ही क्यों पीएम बने थे? वो भी पकौड़े की दुकान खोल लेते। उनको भी गुजरात से यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? क्या गुजरात में जॉब नहीं थी? वो भी जॉब करते। तो ऐसे हर आदमी के भी सपने हैं, उन सपनों पे चोट मत करिए ये कह के कि पकौड़े की दुकान खोल लो या चाय की दुकान खोल लो। या आपकी किस्मत अगर चमक गई कि चाय बेच के, तो अब हर बंदा चाय ही बेचेगा और उसकी भी किस्मत चमक जाएगी। ये तो एकदम वाहियात बात है कि सब वही करें जो उन्होंने किया था। सबका अपना अपना अलग अलग सपने हैं, सबका अपना अपना अलग काम है। इस देश में लाखों करोड़ों तरीके के काम है। अगर हर आदमी एक ही तरीके का काम करने लगेगा तो कैसे देश चलेगा? आप ऑनलाइन फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन आपका इंस्टीट्यूट भी है, तो वहां पर भी जब कोई गरीब छात्र आता तो कितने छात्रों की आप मदद करते? करीब, मैं, आप ये बात मुझसे ना पूछ के शायद आप अगर मुखर्जी नगर जाके बच्चों से पूछते तो ये बहुत बेहतर होता कि शायद कोई विद्यार्थी आपकी इस वीडियो के नीचे भी अगर देख रहा हो और कोई इस तरीके का कमेंट कर दे कि वो मेरे पास मदद के लिए आया था और मैंने ये कह दिया था कि मदद नहीं करूंगा। मैंने आज तक अपने जीवन में किसी विद्यार्थी को तो छोड़ ही दीजिए, किसी को ना की नहीं है। जो आपने डर वाली बात कही थी ना, वो डर इसीलिए निकल गया है कि इतने लोगों की मदद की है, इतने लोगों के दिल को छुआ है कि डर नहीं लगता। उस ईश्वर के इतने करीब अपने आप को पाया है कि जो कुछ सोचा है वो सब कुछ पाया है, वो सब कुछ किया है। आज बच्चा ये कहते कि सर मेरे पास तो कोई बच्चा गलती से भी फीस जमा कर देता है और मैं पूछता हूँ कि भाई तुम 4 दिन से आ नहीं रहे थे, सर किराया नहीं था। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई आपने मैनेजमेंट को फीस दे दी होगी, आप वो फीस भी वापस लीजिए और मुझे बताइए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग तैयारी करने आते हैं जिनकी माएं दूसरों के घर में बर्तन मांज रही हैं। हर बच्चे का सपना है कि अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाए। कोई एटीएम के बाहर गार्ड की नौकरी कर रहा है 8,000 में, और उसके बाद भी हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे को शिक्षा मिले, जो मैंने किया वो मेरे बच्चों को ना करना पड़े। हर एक माँ बाप का ये सपना होता है। शायद मोदी जी भी अगर किसी के माँ बाप रहे होते तो उनको शायद ये बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ खड़े कर दिया आपने। तो जब ये इतना लेट होता है, कई पेरेंट्स सपने देखते हैं कि परिवार में जमीन नहीं है तो बच्चा पढ़ाई में बहुत होनहार है, तो उम्मीद करते हैं कि कोचिंग वगैरह लेके इसको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो उनके सपने जब लेट होते हैं या लेट होने की वजह से टूट भी जाते हैं, तो कितने ऐसे छात्र आप देखते हैं कि कितने प्रतिशत ऐसे छात्र होते हैं जो लेट नतीजे के कारण उनको इन हालात का सामना करना पड़ता है? मैं तो बहुत, मतलब अब तो ये स्थिति है कि आप मान के चलिए 80% छात्र ऐसे हैं। शायद हम टीचर्स ही हैं, मैं हूं या और लोग हैं जो बच्चे के कंधे पे हाथ रख के उसको संभाले हुए हैं। जब भी बच्चा इस तरीके के मैसेज कहता है, हम कहते हैं भाई पेशेंस रखो, हम भी उन दौरों से गुजरे, अच्छा होगा अच्छा होगा। लेकिन अब कब तक सांत्वना दें? और जो आपने बात कही कि जिनके घर जमीन नहीं है, बिजनेस नहीं कर सकते, उसके
पैसा कहना बड़ा आसान है कि लोन मिल जाएगा बिजनेस कर लो, लेकिन एक गांव का आदमी लोन लेने से भी डरता है, आप समझते होंगे। तो आदमी को यही लगता है कि एक सरकारी नौकरी ही एक रास्ता है जिससे मैं अपने घर के स्टेटस को बदल सकता हूं, और कोई रास्ता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट नौकरी नहीं चाहते थे, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिल रही है। बात यह है कि प्राइवेट नौकरी में भी आपने सुना होगा कोरोना काल में कितने लोगों को निकाल दिया गया, तब ये सरकार ने नहीं कहा। प्राइवेट में तो इंजीनियरिंग वगैरह 10,000 भी सैलरी नहीं मिलता आजकल, तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? कहना बड़ा, तो मोदी जी कह देते उन लोग को कि कोई भी प्राइवेट अपने बंदे को नौकरी से नहीं निकाल सकता है, हम आपका जीएसटी माफ कर देंगे, आपका जो लॉस है, आपने अगर लोन लिया हुआ है हम उस पर छूट दे देंगे, बट आप अपने एम्प्लॉय को मत निकालिए। कौन सा एक कदम मोदी जी ने उठा लिया, हम बच्चों का रेंट माफ कर देंगे, कोई भी मकान मालिक रेंट नहीं लेगा। आपने सुना होगा ये स्टार्टिंग में आया था, बाद में ये हो गया रेंट देना सबको है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको कह देते कि अब रेंट नहीं देना होगा, उनका जीएसटी माफ हो जाता। क्या कुछ माफ हुआ? इन्होंने कहा इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी बाद में, वो भी ब्याज लगा के। तो आपने किया क्या लोगों के लिए? आपने ये कह दिया कि भाई आप अपना बिजनेस कर लो, आपने सपोर्ट क्या दिया? सरकार होती किस लिए? अगर एक बच्चा अपने घर में किसी भी चीज में असफल हो जाता है तो क्या माँ बाप उसे सपोर्ट नहीं करते? गलत करे या सही करे, फर्क क्या है? ऐसी सरकार है हमारे लिए। क्या एक राजा का फर्ज नहीं है कि अगर उसकी प्रजा किसी समस्या से जूझ रही है, समस्या उठा भी रही है, तो उस पर वो बात करे? कई राज्यों में तो मेडिकल वगैरह में भी फीस बढ़ा दी गई सरकारी कॉलेज। हाँ, लगातार फीस तो लगातार बढ़े। आप देखिए आईआईटी की बढ़ा दी, आईआईएम की बढ़ा दी, मेडिकल कॉलेज की बढ़ा दी, उसके लिए सिलेक्शन के लिए बच्चे को कोचिंग के लिए अलग फीस चाहिए। कैसे कैसे आदमी करे? और बच्चे तो बाहर ही हो जाएंगे फिर। और आय का कोई स्रोत नहीं है, ऊपर से हर चीज का रेट बढ़ता जा रहा है। अब आप देखिए लोग कह देते हैं पेट्रोल, अरे सबका ही कहना तुम गरीब हो तुम क्या करोगे भाई पेट्रोल का? अरे मैं पेट्रोल को पीना नहीं है मुझे भाई, मुझे सूंघना नहीं है पेट्रोल को, लेकिन जो बंदा मेरे घर दूध लेके आ रहा है उसकी बाइक भी तो पेट्रोल से चल रही है। कल को उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो वो दूध का प्राइस नहीं बढ़ाएगा। सब्जी वाला जो आजादपुर मंडी से सब्जी लेके आ रहा है वो सब्जी के प्राइस नहीं बढ़ाएगा। तो पेट्रोल जो है इनडायरेक्टली और चीजों को भी तो इफेक्ट कर रही है। लोग ये कहते हैं अरे पेट्रोल से तुमको क्या? तो आप बताइए, महंगाई तो बढ़ रही है ना, तो महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, ऊपर से जो मतलब सब कुछ उल्टा हो रहा है। एक दो चीजें पास आने की जो कोशिश थी वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता। पब्लिक सेंटीमेंट एक ये भी है कि शिक्षा बहुत सारे लोगों के लिए व्यापार हो गया है, तो आपके अंदर इतनी संवेदनशीलता कैसे आई? मतलब नहीं, ये बात भी बहुत हद तक काफी सही है कि देखिए, मैं पिछली बार वाला भी जो आंदोलन हुआ, ऑनलाइन प्रोटेस्ट हुआ, तो वो हमने उठाया कि जो चीजें, क्योंकि जब तक सेटिस्फेक्शन देखिए लाना पड़ता है अपने अंदर। आज मुझे भी लोग कहते हैं कि आके यहाँ से 100 करोड़ ले लो, यहाँ से 150 करोड़ ले लो, तो और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको लोग ऐसा कहते हैं। तो मेरा मानना यही है कि जब तक अपने अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, देखिए अपने लिए दुनिया जीती है, अगर आप दूसरों के लिए कुछ काम कर पाए। हम जिंदगी भर भागते दौड़ते खुशियां बटोरते रहते हैं, लेकिन अंत समय में ये समझ आता है कि खुश वो लोग थे जो खुशियां बांट रहे थे। तो खुशियां बांटने का एक अलग सुकून है, और मुझे जीवन में सुकून चाहिए था। मैंने सब कुछ करके देखा, इतनी कम उम्र में मैंने भी सब कुछ पाके देखा, तो मुझे यही लगा कि सुकून तो लोगों के मदद करने में है, लोगों के उन दुखों को जानने में है, लोगों को दिल से लगाने में। जब वो परेशान होते हैं, जब मैं किसी विद्यार्थी को कोई परेशान होता है और जब मैं उसे दिल से ला कहता हूँ यार सब हो जाएगा, चिल मारो। मैंने एक लाइन भी लिखी थी आज से 3 साल पहले, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो मैं अभी भी लोगों को यही कहता हूँ कि वक्त जैसा भी है गुजर जाएगा। मुझे 1% भी नहीं लगता, लोग कहते हैं अरे तुम ये कर रहे हो इससे क्या होगा, मुझे मालूम है जरूर अच्छा होगा। ऐसा कोई गरीब छात्र भी रहा जिसको कामयाबी मिली तो आपको बहुत सुकून मिला? ऐसे बहुत बच्चे हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं। एक हमारे रफीक साहब हैं जो एटीएम की गार्ड की नौकरी करते थे, और आज जब मैं एक बार मेट्रो में सफर कर रहा हूँ और मैंने देखा वो मेट्रो के अंदर उस बॉक्स में बैठे हुए, उनको मेट्रो में जॉब मिली। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा मतलब बेकार परेशानियों से गुजर के, आज आप देखेंगे जोश टॉक पे भी मेरे काफी सारे स्टूडेंट इंटरव्यू दिया है जिन्होंने, उनको मैंने पढ़ाया है और फ्री पढ़ाया है। मैंने कई ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने अपने रूम में अलग से बुला बुला के भी पढ़ाया है। मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ एसएससी के लिए, और 2017 में ये जो ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ था, तो ये मिशन मैंने स्टार्ट किया कि हम कंप्लीट पढ़ाएंगे, सब कुछ हम पढ़ाएंगे। आपने देखा होगा भी थोड़े दिन पहले ऑनलाइन एजुकेशन पे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे डॉक्यूमेंट्री बनी, जिसके अंदर मुझे दिखाया गया कि इस तरीके से ये सफर शुरू हुआ और यहाँ तक पहुंचा। तो आपको लगता है कि आपने जो क्रांति की शुरुआत की है कि मोदी जी रोजगार दो, कोई बदलाव आएगा लगता है? बिल्कुल, जब एजुकेशन सिस्टम में आ गया। आज आप देखिए, जब मैं अकेला पढ़ाता था और आज कितने सारे लोग फ्री पढ़ा रहे हैं। आज अगर बच्चा चाहे तो हो सकता है उसको कोचिंग की जरूरत ना हो, सब कुछ फ्री पढ़ाए।
तो जब वो क्रांति लाने में हम सफल हो गए, भले ही स्टार्टिंग में लोगों ने अपोज किया कि ये बंदा एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर देगा, ये ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, बट नहीं, देखिए जिसके पास पैसा है वो पैसा दे के पढ़े, मेरा ये मानना है। शाहरुख खान की मूवी आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आप थिएटर में जाके देखते हैं और अच्छे थिएटर में देखते हैं, आपके पास नहीं है तो आप 10 रुपए की सीडी ले आते हैं। तो मैंने एजुकेशन को ऐसा करने का बनाया, हमेशा से यही ध्येय मेरा रहा, और आज भी और लोगों को इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि एजुकेशन को ऐसा बना दो जो फ्री में पढ़ना चाहे उसको फ्री में एजुकेशन मिले, जो सस्ता पढ़ना चाहे उसको सस्ते में एजुकेशन मिले, डिजिटल इंडिया का वाकई फायदा मिल सके। हाँ बाकी फायदा मिल सके। और हमने तो इस डिजिटल इंडिया के मोदी जी के कॉन्सेप्ट को यूज किया। आज हम जियो को सपोर्ट करते हैं कि जियो की वजह से इतना एजुकेशन इस लेवल तक पहुंचा, लेकिन सरकार कभी अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहती कि वैसे लड़कियों की सुरक्षा पे बात होती है, कभी सरकार ये भी कहती है सरकार का कितना खर्चा है कि हम लोगों के लिए अब ट्यूशन की जरूरत नहीं होगी, हम यूट्यूब पे फ्री ट्यूशन पढ़वाएंगे लोगों के लिए। हम तो करने को भी तैयार हैं, फ्री पढ़ाने को भी तैयार हैं। कोई कहे तो सही कि आप अपने मैनिफेस्टो में ये चीज ले आओ कि अब एजुकेशन घर घर तक पहुंचेगी। जब सब कुछ घर घर तक पहुंच सकता है, आज कोरोना काल में अमित शाह जी मीटिंग करते हैं तो वो उसकी घर घर तक पहुंचाने के लिए डिजिटल स्क्रीन लग जाती है। गरीबों को राशन पहुंचाया गया, ऐसे एजुकेशन पहुंचानी चाहिए थी। उसको पहुंचाना कितना आसान था, लेकिन वही डर है ना सरकार को भी कि अगर लोगों को ज्यादा पढ़ा लिखा दिया, ज्यादा एजुकेशन पहुंचा दी तो कहीं हमारे ही खिलाफ ना हो जाए, हमारी कमियों को ही ना गिनाने लगे।